हेलो एवरीवन, दिस इज नीट सौम्या अग्रवाल। वेलकम टू आवर यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। इससे पहले हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और पॉलिटिकल आइडियाज कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कंजर्वेटिज्म, मार्क्सिज्म पढ़ चुके हैं। तो अब हम फेमिनिज्म शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं आइडियोलॉजी से रिलेटेड और आइडियाज से रिलेटेड, तो आप वो देखिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम फेमिनिज्म शुरू करते हैं। फेमिनिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद एक विचारधारा, आप सबको पता है। फेमिनिज्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में वेव ऑफ फेमिनिज्म, कोर कंसेप्ट जानेंगे और मेजर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म क्या क्या है। यानी कि पहले हम जान लेंगे कि फेमिनिज्म क्या है, किसके अलावा फेमिनिज्म बात करता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि फेमिनिज्म है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है, वो हम वेव के थ्रू यानी लहर के थ्रू समझेंगे, जैसे कि हमने सेम डेमोक्रेसी में समझा था। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोर कंसेप्ट है, वो देखेंगे। और फेमिनिज्म के कितने टाइप्स हैं, मतलब इसके फेमिनिज्म के कितने प्रकार हैं, वो समझेंगे। तो चलिए अब हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म फेमिनिज्म बिलीव्स दैट वुमेन्स आर डिसएडवांटेज बिकॉज ऑफ देयर सेक्स। यानी कि नारीवाद ये मानता है कि जो वुमेन है, जो महिला है, उन्होंने बहुत ज़्यादा असमानता देखी है उनके जेंडर की वजह से, क्योंकि वो एक वुमेन है। और जो ये एडवांटेज है इनको हटाना चाहिए। और जो मेन जो महिला है और जो पुरुष है, जो मैन वुमेन है, उनको क्या आने चाहिए, मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये फेमिनिज्म मानता है। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी भी है और एक मूवमेंट भी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म जो है चैलेंज करता है जो हमारी जो पुरानी जो परंपरा थी, जहाँ पे मेल डोमिनेंट था, पुरुष प्रधान समाज था, और पुरुषों के बेसिस पे ही जो पॉलिटिकल थॉट थे, जो राजनीतिक विचारधारा जो चलती थी, जो उनको पुरुष ही बनाते थे, तो उसको भी ये चैलेंज करता है कि अब ये खत्म होना चाहिए। और ये बोलता है, ये डिमांड करता है कि वुमेन्स को क्या मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो इक्वल वोटिंग राइट्स हो या इक्वल कुछ भी राइट्स हो। ओके, अब हम समझते हैं कि सबसे पहले फेमिनिज्म की बात आई कहाँ से। मतलब अब तो हम सबको पता है फेमिनिज्म होता है क्या। अब सब लोग फेमिनिज्म फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट बोल रहे हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, वुमेन्स इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं। बट ये जो ओरिजिन है इसका, ये सबसे पहले आया कहाँ से। ये सबसे पहले क्रिस्टाइन के किसान ने बुक लिखी थी, बुक्स ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज 1405 के अंदर। ये सबसे पहला फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। उसके बाद में जो मॉडर्न फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, जो कि मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने दिया था, जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है फेमिनिज्म का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इवन इसका जो ईयर है 1792, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो फेमिनिस्ट टेक्स्ट ये जो है विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, इसका ईयर क्या था, ये किसने लिखा था, इसकी थिंकर कौन है, ये लेडी है, इनकी ये किताब और इनका ये ईयर है, ये याद करना है। फिर उसके बाद में सेनेका फॉल कन्वेंशन हुआ था यूएसए के अंदर। ये भी क्या था, एक इंपॉर्टेंट वुमेन मूवमेंट्स था। फिर सबसे जो पहला कंट्री बना 1893 के अंदर, जो था न्यूजीलैंड, जिसने सबसे पहले जो महिला को क्या दी थी, वोटिंग राइट्स दिए थे। उसके बाद में हम समझते हैं कि फेमिनिज्म की वेव्स क्या क्या है, यानी कि फेमिनिज्म कैसे कैसे डेवलप हुआ। तो फर्स्ट वेव है फेमिनिज्म की, जो आई 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच में, ये वेव्स रही थी। वेव्स जैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे जो वुमेन्स की जो राइट्स की बात की है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, यानी किस किस टाइम पीरियड्स पे किस वुमेन को कौन कौन से राइट्स मिले। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेव के अंदर वुमेन्स को क्या राइट मिले कि वुमेन्स के पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होना चाहिए, यानी कि सारी वुमेन्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ओके, फिर सबको, यानी कि इक्वल वोटिंग राइट्स। फिर उसके बाद में इक्वल प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट राइट, यानी कि मेनली यहाँ पे किसकी बात की गई है, वोटिंग राइट्स की बात की गई है। इन्होंने बोला है कि जो वुमेन्स है उसकी जो लीगल इंडिपेंडेंस है, अपने हस्बैंड के ऊपर वो लीगल डिपेंड रहती है, वो क्या होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि वोटिंग राइट्स कहाँ मिले, न्यूजीलैंड में 1893 के अंदर। और यूएसए के अंदर फिर 19th अमेंडमेंट हुआ, वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले। फिर सेकंड वेव के अंदर किस पे फोकस करते हैं, फर्स्ट वेव के अंदर वोटिंग में वोटिंग के अंदर एम्फेसाइज किया, और सेकंड वेव के अंदर क्या बोला कि वुमेन्स को क्या देनी चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए, यानी कि वोटिंग राइट्स। और यहाँ पे वुमेन्स को क्या मिले, इक्वलिटी राइट्स मिले। इसका मेन फोकस था इक्वलिटी पे, वुमेन्स के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उसको हटाया जाए, और वुमेन्स को क्या मिले, थोड़ी बहुत आज़ादी और थोड़ी बहुत छूट मिले। इसका ये मेन मोटो था कि जो पर्सनल है वही क्या है, पॉलिटिकल है। यानी कि पॉलिटिकल सिर्फ पार्लियामेंट तक ही सीमित होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिटिक्स सिर्फ पार्लियामेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जैसे पार्लियामेंट हो गई, कोर्ट्स हो गए, लॉ हो गए, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, वहीं तक ही जो है इस लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। जो लाइफ है वहाँ पे भी क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि शुरू से ये चीज़ें होती हैं कि लड़का है तो वो क्या बनेगा, उसको हमेशा पेरेंट्स है वो कार ला के देते हैं, और लड़कियों को हमेशा डॉल्स ला के देते हैं। तो ये चीज़ें शुरू से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत अंदर तक बसी हुई है। तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल है। तो इन्होंने बताया, जब जैसे बेटी फ्रेडमैन ने अपनी बुक में लिखा है, तब फेमिनिन मिस्टेक क्रिएट मिनट में सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इन्होंने ये किताब दी है। और इनका गोल क्या था, वुमेन्स लिबरेशन, नॉट ओनली पॉलिटिकल राइट, यानी कि जो वुमेन्स को क्या तो लिबर्टी दो, उनको केवल पॉलिटिकल राइट्स तक बुझो,
उनको सीमित नहीं रहना चाहिए, यानी कि वोटिंग राइट्स तुमने दे दिए वुमेन्स को, बट उनको इक्वालिटी राइट्स भी दो, उनका सब चीज़ों के अंदर हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनको अपने राइट्स, अपने करियर, अपने मैरिजेस, अपने डिसीजन लेने का पूरा राइट्स होना चाहिए। फिर है थर्ड वेव, जो कि 1990 के बाद से आई। इन्होंने क्या फोकस किया कि जो वुमेन्स है वो वुमेन्स भी सब एक जैसी नहीं होती है, सब वुमेन्स क्या होती है, डिफरेंस होती है। जैसे कि एक पुअर वुमेन हो गई, एक विकासशील देश की वुमेन हो गई, एक विकसित देश की वुमेन हो गई, एक अमीर महिला हो गई। तो ये सब क्या हुई, डिफरेंट डिफरेंट वुमेन है। तो इन पे किसका इन्फ्लुएंस रहता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का इन्फ्लुएंस रहा था, जो थर्ड वेव के फेमिनिस्ट थिंकर थे। और जो माइकल फोकन थे, उन्हें बताया था पावर, नॉलेज और डिस्कोर्स, यानी कि इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था, नॉलेज इज पावर। तो अभी हम इतना याद रखना है कि फर्स्ट वेव में किस पे फोकस था, वोटिंग राइट्स पे, सेकंड वेव में इक्वालिटी राइट्स पे, और थर्ड वेव में जो वुमेन्स है वो सब अलग अलग होती है, सब वुमेन्स अलग अलग प्रकार की होती है और सबको अलग अलग राइट्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना हम डिस्कोर्स नहीं कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ये नहीं बता सकते कि वुमेन्स है उनका यही काम है, वो यही चीज़ें करेंगे, हम उन पर थोप नहीं सकते हैं। यानी कि उन्होंने डिफरेंस वुमेन्स पे फोकस किया था। फिर हम देखते हैं कोर कंसेप्ट क्या है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, पहला ये है। फिर है पैट्रियार्की, फिर है सेक्स वर्सेस जेंडर, और फिर है इक्वलिटी वर्सेस डिफरेंस प्रिंसिपल। तो पर्सनल इज पॉलिटिकल में क्या है, फेमिनिस्ट ने बताया है, आर्ग्यू किया है कि जो पॉलिटिक्स है वो केवल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तक ही सीमित रहनी चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तक की पॉलिटिक्स है वो सीमित नहीं रहनी चाहिए। पॉलिटिक्स किस किस में रहती है, फैमिली में, मैरिजेस के अंदर, हाउस वर्क के अंदर, चाइल्ड जो बच्चों की देखभाल है वो कौन करेगा, जो सेक्सुअल रिलेशन है वो। तो कैट मिलट ने बोला कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या करती है, पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, यानी कि पॉलिटिक्स का काम क्या होता है, पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स देखना। तो इन सब के अंदर भी तो फैमिली के अंदर भी तो पावर होती है ना, कि जैसे कि जो पुरुष है उनके पास ज़्यादा पावर रहती है। मैरिज के अंदर भी अपने देखा है, जो मेल है वो पावरफुल होते हैं, हाउस वर्क सारा किस पे थोपते रहता है, फीमेल्स पे। ये वाली जो एक्टिविटी ये भी किस पे थोपी जाती है, फीमेल्स पे। सेक्सुअल रिलेशंस भी में भी वुमेन्स की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, सब किसके अकॉर्डिंग होता है, मेल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इन सब चीज़ों पे भी बातें होनी चाहिए, इन सबको भी गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए। फिर उसके बाद में पैट्रियार्की, पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, कि मतलब होता है इसका कि फादर के द्वारा रूल करना, क्योंकि फैमिली में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, फादर की चलती है। तो जनरली क्या होता है, मेल डोमिनेशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, जो आदमी है वो क्या करते हैं, औरत को कंट्रोल करते हैं राजनीति में, समाज में, और उनकी जो फैमिली लाइफ होती है उसमें किसका कंट्रोल होता है, मेल्स का कंट्रोल होता है। तो जो केट मिलेट थी उन्होंने स्ट्रांगली एनालाइज किया था पैट्रियार्की। सेक्स वर्सेस जेंडर, सेक्स में होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, यानी कि जो हमारे अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वुमेन्स होती है उनके लॉन्ग हेयर होते हैं, जो मेल्स होते हैं उनके शॉर्ट हेयर होता है। फीमेल में मेमरी ग्लैंड होती है, एक्टिव होती है, बट मेल के अंदर फिर मेमरी ग्लैंड होती है बट इनएक्टिव होती है। तो ये क्या है, हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंस है। बट जेंडर क्या होता है, वो सोशली और जो कल्चरली क्रिएटेड रोल्स है। जैसे कि वो आदमी है वो सारा घर का काम, बाहर का काम करेगा, सॉरी, जो आदमी है वो सारा बाहर का काम करेगा, ऑफिस संभालेगा, बिजनेस देखेगा। और जो वुमेन है उनके रोल फिक्स कर रहा है कि आपको घर संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। तो सोसाइटी ने ही आइडिया क्रिएट किया मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का, यानी कि जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बट जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा नेचर कैसा होता है, नर्चर करने का नेचर होता है, यानी कि वो बच्चों को केवल अच्छे से केयर वेयर कर सकती है, उनको पालन पोषण का अच्छे से कर सकती है। तो और सिमोन दे वेवे ने बहुत अच्छा थॉट बोला कि वुमेन आर नॉट मेड, वुमेन आर मेड नॉट बॉर्न, यानी कि जो महिला है उनको महिला बना दिया जाता है, वो महिला पैदा नहीं होती है, यानी कि उन पर चीज़ें थोप दी जाती है। वो पैदा तो वो होती है, जैसे फीमेल चाइल्ड हो गया, मेल चाइल्ड हो गया, बट धीरे धीरे उनको बता दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ बॉल के साथ खेलना है, तुम्हें सिर्फ आगे तुम्हारा करियर यही है कि तुम्हें घर में रहना है, घर में काम करना है, अपने हस्बैंड की पहले अपने पापा की बात माननी है, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड की बात माननी है। तो क्या होता है, उनको उनको सोसाइटी वुमेन्स बना देती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी वर्सेस डिफरेंस प्रिंसिपल। जो इक्वलिटी फेमिनिज्म में मानते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनके पास क्या होने चाहिए, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उनको लिंक्स करते हैं, लिंक जेंडर डिफरेंस विद पैट्रियार्की, और डिफरेंस में कि से नो वुमेन शुड नेसेसरी फॉलो मेल स्टैंडर्ड, यानी कि जो जितने भी वुमेन्स हैं उनको मेल के स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया है कि सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स डिफरेंस, यानी कि वुमेन्स की रेस्पेक्ट तो होगी बट उनको कुछ कुछ सेक्स डिफरेंस रहेगा। ये दो अलग टाइप के फेमिनिस्ट थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है। सबसे पहले उदारवाद फेमिनिज्म। इस उदारवाद में किसकी बात करेंगे, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। इसके एक इंपॉर्टेंट थिंकर है मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट, जे.एस. मिल्स, बेटी फ्रीडमैन और कैरोल बैटमैन। इनके इंपॉर्टेंट वर्क भी है, ये देख सकते हैं। यानी कि मैंने लास्ट में लिखा है लिबरलिज्म फेमिनिज्म क्या होता है, इक्वलिटी प्लस राइट्स पे ये फोकस करते हैं। जो ये फेमिनिस्ट होते हैं ना उदारवादी, ये मानते हैं कि वुमेन्स को क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए और उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए।
उसके बाद में सोशलिस्ट फेमिनिज्म का क्या मानना था कि जो वुमेन्स का जो ऑपरेशन हो रहा है सोसाइटी में, वुमेन्स की जो हालत खराब हो रही है, किससे कनेक्टेड है, इकोनॉमिक से और सोशल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, यानी कि आर्थिक व्यवस्था समाज को, जो समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है, संरचना है, उस पर बेस्ड है। स्पेशली किस पे, जो कैपिटलिज्म है हमारी सोसाइटी में, पूंजीवादी और पैट्रियार्की की है, इस पे क्या है, ये ऑपरेशन बेस्ड है। यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो यही है, इन्होंने बताया है कि वुमेन्स का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, या तो उन पर आर्थिक प्रभाव बनाया जा रहा है, या सामाजिक संरचनाएं ऐसी है, और कैपिटलिज्म स्ट्रक्चर की वजह से और पैट्रियार्की की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। इंपॉर्टेंट वर्क है एंजल का द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। और जूलियट मिशेल ने 4 फंक्शन बताए वुमेन के, यानी कि जूलियट मिशेल ने बोला है कि वुमेन्स के केवल 4 फंक्शन ही हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कि प्रोडक्शन करना, यानी कि खाना वाना बनाना, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, फिर बच्चों की देखभाल करना, और सेक्सुअल रोल में पार्टिसिपेशन करना। जूलियट मिशेल के अकॉर्डिंग यही रोल है, क्योंकि वो क्या थी, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थिंकर थी। और सोशलिस्ट फेमिनिज्म को याद रखने का कीवर्ड क्या है, कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की और क्लास। ओके, फिर रेडिकल फेमिनिज्म का मेन आइडिया क्या था कि जो वुमेन ये मानते थे कि जो वुमेन का जो ऑपरेशन है वो किस वजह से हो रहा है, वुमेन किस लिए पिछड़ी है, क्योंकि उनका पैट्रियार्की की वजह से। ये किस पे फोकस करती थी, फैमिली, सेक्सुअलिटी, पर्सनल लाइफ, सोशल कंडीशन। इंपॉर्टेंट थिंकर ये थे और इंपॉर्टेंट बुक ये है। रेडिकल फेमिनिज्म किस पे बेस्ड था, पैट्रियार्की और पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल। ब्लैक फेमिनिज्म किस पे फोकस करता था, क्योंकि कुछ वुमेन्स को इसीलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए उनको डिसएडवांटेज है कुछ वुमेन्स को, क्योंकि वो क्या है, ब्लैक है। इसका मेन इशू क्या था, रेस हो गई, जेंडर हो गया, क्लास हो गई, और मल्टीपल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन हो गए, इंटरसेक्शनलिटी, यानी कि वुमेन्स उनको अलग अलग प्रकार से ऑपरेशन सहन करना पड़ता था। लाइक एक तो उनकी रेस की वजह से, वो किस रेस की है, जैसे अफ्रीकन वुमेन्स होती थी, उनको ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, और जेंडर की वजह से तो करना ही पड़ता था क्योंकि वो वुमेन है, और क्लास कैन ओवरलैप, और क्लास भी ओवरलैप कर सकती थी। ए पर्सन कैन फेस मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन साइमल्टेनियसली। और डबल जियोपार्डी, यानी कि जो ब्लैक वुमेन थे उनको दूसरी तरह से भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, एक तो उनके रेस की वजह से और एक उनके जेंडर की वजह से। बेल लुक्स ने बताया इंपॉर्टेंट बुक ये एंटी वुमेन और पैट्रिका इन कॉलिंग द बुक लिखी है ब्लैक फेमिनिस्ट। और ब्लैक फेमिनिज्म के कीवर्ड्स हैं रेस, जेंडर एंड क्लास। उसके बाद में पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, इनका मेन आइडिया क्या था कि ये क्या मानते थे कि जो वेस्टर्न सेंट्रिक फेमिनिज्म, यानी कि जो मतलब कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया था जब ब्रिटिशर्स चले गए थे, तब उसके बाद में भी जो कुछ वुमेन थी उनको फेस करना पड़ा था डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कॉलोनियलिज्म की वजह से, इम्पीरियलिज्म की वजह से थर्ड वर्ल्ड की वुमेन थी वो लेस डेवलप्ड थी, और मार्जिनलाइज वुमेन थी, पिछड़े वर्ग था, और डीकोलोनाइजेशन का भी उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, गायत्री चक्रवर्ती, इनकी बुक थी कैन द सबाल्टर्न स्पीक, और चंद्र मोहन थी की बुक थी अंडर द वेस्टर्न आइज। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म का कीवर्ड क्या था, एक तो इनको कॉलोनियलिज्म की वजह से, एक जेंडर की वजह से, और ये क्या थी, थर्ड वर्ल्ड वुमेन थी, इस वजह से भी इनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। ट्रांस फेमिनिज्म कब आया, 1920 के अंदर। इन्होंने क्या बताया कि ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर होता है, उनके जो इश्यूज थे उन पे भी इन्होंने कंसर्न किया। इन्होंने क्या बताया, बाइनरी आइडिया क्या था जेंडर का, या तो क्या होगी, फीमेल होगी, या क्या होगा, मेल होगा, पर जेंडर इज अंडरस्टूड एज ए सोशल परफॉर्मेंस। पोस्ट फेमिनिज्म क्या होता है, इन्होंने क्वेश्चन रिजेक्ट किया जो कि सेकंड वेव फेमिनिज्म थी, यानी कि इन्होंने सेकंड वेव में क्या बोला, वुमेन्स को क्या देनी चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए, बट वुमेन्स की खुद की भी क्या होती है, इन्होंने फोकस किया मोर ऑन फोकस इंडिविजुअल चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो वुमेन्स है उनकी खुद की भी क्या होनी चाहिए, कुछ इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नाओमी वॉल्फ ने बुक की है फायर विथ फायर 1994 के अंदर। तो यही तक था हमारा फेमिनिज्म। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें फेमिनिज्म पता होना चाहिए, जो नारीवाद विचार है वो क्या है, और इससे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर है, जितने भी नारीवाद जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपने भी देखा भी। हमें इसके अंदर पता होना चाहिए कि फेमिनिज्म है क्या, कहाँ से विचारधारा आई है, पहले कब आया, मैरी वॉल्सटोक्राफ्ट की किताब पर हमें पता होना चाहिए तीनों वेव्स के अंदर पहले क्या से, फर्स्ट वेव में क्या इंपॉर्टेंट थी, सेकंड वेव में क्या, थर्ड वेव में क्या, फिर उसके बाद में जो भी मेजर टाइप्स हैं लिबरलिज्म ये फेमिनिज्म के, वो भी हमें पता होने चाहिए। तो बस ये टॉपिक इतना ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे।